पानी को बर्फ बनने में वक्त लगता है, पानी को बर्फ बनने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है। थोड़ा धीरज रख, थोड़ा और जोर लगा, किस्मत के जंग लगे दरवाजे को खुलने में थोड़ा वक्त लगता है। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुंद मोहन आपको अपने YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। जैसे आपने सुना होगा कि बिहार में अब टीचरों की जो वैकेंसी निकली है उसमें भी यूपी की तरह सुपर टेट का होगा। यानी जब ये सुपर टेट का होगा तो वहाँ पे अभी हालांकि आप लोग को पता होगा कि 16 तारीख को जो है उसके खिलाफ रैली है कि भैया ये सुपर टेट ना हो। तो देखिए ये सब बात की बातें हैं, हमें उन सब बातों पे नहीं जाना है। हमें क्या करना है, अपनी तैयारी शुरू कर देनी है कि एग्ज़ाम में भी अक्टूबर तक लग रहा है, ऐसा पॉसिबल, मुझे भी इतना कंफर्म नहीं पता, एक अंदाज के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि हम लोग को ये चाहिए कि हम लोग अपनी तैयारी शुरू कर दें। और उसका कोई सिलेबस भी नहीं आया है। जो बिहार सुपर टीईटी होगा, उम्मीद किया जा रहा है कि एग्ज़ाम बीपीएससी लेगा और उसका हमारे पास कोई सिलेबस अभी है नहीं। तो जो यूपी का सिलेबस है, क्योंकि बिहार अब किसके तर्ज पे कर रहा है, यूपी के तर्ज पे, तो हो सकता है कि सिलेबस जो है यूपी की तरह ही हो। तो अभी जो है सिलेबस नहीं आया है, फिर भी हम अपनी तरफ से जो यूपी का सिलेबस है, जो यूथ की किताब है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट किताब है टीचिंग लाइन के लिए, तो आज हम आप लोग को उसका फर्स्ट पार्ट लेकर के आया हूं। तो ज़्यादा विलंब न करते हुए अब मैं आपको वीडियो स्टार्ट करता हूं और गणेश जी से प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु हमें इस मिशन में कामयाब करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है व्यक्तित्व विभिन्नता। व्यक्तित्व विभिन्नता। देखिए व्यक्तित्व विभिन्नता क्या होता है, आप देखेंगे कोई भी व्यक्ति कभी भी सेम नहीं हो सकता। या तो कोई लंबा होगा, कोई छोटा होगा, कोई गोरा होगा, कोई काला होगा। तो यही विभिन्नता के बारे में हम बेसिकली आज इसके थ्योरी पे चर्चा करेंगे और इसके बाद जब हमारा एक कंप्लीट होगा तब हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्यक्तित्व विभिन्नता। व्यक्तित्व विभिन्नता क्या है, कहता है कि प्रकृति का नियम है। किसका नियम कह रहा है कि प्रकृति का नियम है कि संपूर्ण संसार में कोई भी दो व्यक्ति पूर्णतः एक जैसे नहीं हो सकते। यानी ये प्रकृति का ही नियम है कि कोई भी व्यक्ति जो है, दो व्यक्ति जो है एक जैसा नहीं हो सकता। उनमें कुछ ना कुछ भिन्नता अवश्य होगी, चाहे तो लंबा होगा, गोरा होगा, दुबला होगा, मोटा होगा, जो भी होगा कुछ ना कुछ विभिन्नता होगा, चाहे वो दिमाग से तेज होगा। यानी भिन्नता कई एक प्रकार की होती है जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अब देखिए एक स्किनर महोदय वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं से हमारा तात्पर्य व्यक्तित्व के उन सभी पहलुओं से है जिसका माप किया जा सकता है। यानी व्यक्तित्व विभिन्नता हम उसी को कहेंगे जिसके आधार पर हम माप किए जा सकते हैं। ये कहा किसने था, स्किनर ने। तो आपको पता ही है कि एग्जाम में हमारा स्टेटमेंट और कथन वाला जरूर आता है। तो आपको याद रखना है कि व्यक्तित्व विभिन्नता से हमारा तात्पर्य व्यक्तित्व के उन सभी पहलुओं से है जिसका माप किया जा सकता है। ये कहना किसका है, ये कहना स्किनर महोदय का। चलिए आगे बढ़ते हैं। शरीर के आकार और स्वरूप। शरीर के आकार और स्वरूप शारीरिक कार्यों संबंधी क्षमताओं, बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान, रुचियों, अभिवृत्तियों और व्यक्तित्व के लक्षणों में माप किया जा सकने वाली विभिन्नताओं की उपस्थिति सिद्ध हो चुकी है। ये कहना है किनका, टॉयलर का। ये किनका कहना है, टॉयलर का। इसके आगे हम ये देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने समूह के सदस्यों के शारीरिक और मानसिक गुणों के औसत से जितनी भिन्नता रखता है उसे व्यक्तित्व भिन्नता कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, शारीरिक। शारीरिक का मतलब या तो लंबा, या तो मोटा, या तो छोटा, जो भी है ये शारीरिक हो गया। और आपका मानसिक का मतलब कोई बुद्धिजीवी होता है, तुरंत पढ़ता है, तुरंत याद हो जाता है, कोई कई एक महीना पढ़ता है उसको याद नहीं होता। तो ये मानसिक विभिन्नता जो है ये कहना है हमारे जेम्स ड्रेवर का। किसका कहना है ये, जेम्स ड्रेवर का। देखिएगा व्यक्तिगत
विभिन्नताओं के प्रकार। आखिर ये व्यक्तिगत भिन्नता कितने प्रकार के हो सकते हैं? एक कह रहा बुद्धि स्तर पर आधारित विभिन्नता, बुद्धि के स्तर पर हो सकता है, कोई बुद्धिजीवी हो सकता है, कोई मंद बुद्धि हो सकता है। शारीरिक विकास में विभिन्नता, उपलब्धि में विभिन्नता, उपलब्धि का मतलब कोई फर्स्ट भी आ सकता है, कोई फेल भी आ सकता है। इसी तरह है अभिवृत्ति में विभिन्नता, व्यक्तित्व विभिन्नता, गत्यात्मक, गत्यात्मक का मतलब गति, कोई तेज दौड़ सकता है, कोई धीरे दौड़ सकता है। गत्यात्मक योग्यता में विभिन्नता, लिंग विभिन्नता, कोई मेल भी हो सकता है, कोई फीमेल भी है। जाति, आप हर जाति मजहब के हो सकते हैं। राष्ट्र संबंधी, कोई इंडियन भी हो सकता है, कोई कहीं और कई देश का भी हो सकता है, कोई अमेरिका का भी हो सकता है। सामाजिक विभिन्नता, समाज के तौर तरीके अलग अलग हो सकते हैं, किसी के समाज में कुछ और रीति होगी तो किसी में कुछ और रीति होगी। उसका बाद है संवेगात्मक विभिन्नता, कोई थोड़ी सी बातों में रो जाता है, कोई बहुत बड़ी बातें कह दीजिए तो भी मुस्कुराते रहता है। विशिष्ट योग्यता में विभिन्नता, ये सब विभिन्नता के प्रकार हैं। तो आप इनको ध्यान में रखिएगा। जब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करवाएंगे तो इसमें आपको इस मतलब डिटेल से बता दे रहा हूं, उसमें आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब आपको कहता है कि व्यक्तित्व विभिन्नता के क्षेत्र, क्या क्या क्षेत्र होंगे वो देखिएगा। पहला शारीरिक क्षेत्र, दूसरा है आपका शारीरिक क्षेत्र में शारीरिक भिन्नता देखना है आपको, या गत्यात्मक योग्यता भिन्नता देखना है। दूसरा जो होता है वो होता है मानसिक क्षेत्र में, और मानसिक क्षेत्र को भी हम 4 भागों में बांटते हैं। पहला जो भाग बंटता है वो है आपका बुद्धि भिन्नता, बुद्धि भिन्नता। उसके बाद क्या है उपलब्धि भिन्नता, इसके बाद है अभिक्षमता भिन्नता, और है आपका विशिष्ट योग्यता भिन्नता। तो ये हो गया किसमें? मानसिक में। इसके बाद जो आता है दोस्तों संवेगात्मक क्षेत्र। संवेगात्मक क्षेत्र क्या मतलब होता है? संवेगात्मक भिन्नता, रुचियों में विभिन्नता, अभिवृत्तियों में भिन्नता। इसके बाद है आपको सामाजिक क्षेत्र, सामाजिक एवं सांस्कृतिक भिन्नता, आदर्श एवं मूल्यों में नैतिकता में विभिन्नता, जातीय एवं राष्ट्रीय भिन्नता, आत्मधारणाओं में भिन्नता। आत्मधारणा का मतलब देखते हैं, किसी किसी का मनोबल बहुत ऊंचा होता है, किसी का बहुत डाउन होता है। हमें कोई कोई पेपर में क्या होता है बहुत डर लगता है, और किसी किसी को कुछ याद भी नहीं होता फिर भी डर नहीं लगता। तो भिन्नता कई प्रकार की हो सकती है। अब आपका क्या है कि व्यक्तित्व विभिन्नता का शिक्षा में प्रभाव और महत्व। आखिर इसका शिक्षा में क्या प्रभाव है और क्या महत्व है? सभी गुरुजनों से मेरा महत्व ये मतलब ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, ताकि देखिए आप होने वाले भावी शिक्षक हैं, आप जो हैं एक भावी शिक्षक हैं, और आपको ये है कि कहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ आप उसे थोड़ा ध्यान से सुनिए, ताकि जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तो आपको बहुत ही आनंद की अनुभूति हो। अब कहता है आपको कि व्यक्तित्व विभिन्नता का शिक्षा में प्रभाव और महत्व। कह रहा है छात्रों का वर्गीकरण करने में। अब छात्रों का वर्गीकरण हम क्लास में कर लेते हैं कि भैया कोई मंद बुद्धि है, हालांकि मंद बुद्धि नहीं कह सकते हैं, मतलब कोई कमजोर दिमाग का है तो उसको अलग कर दिए, ज़्यादा दिमाग का है तो अलग कर दिए, मतलब अलग अलग तो क्लासरूम करते नहीं है, लेकिन हम वर्गीकरण कर लेते हैं। व्यक्तिगत शिक्षण, व्यक्तिगत शिक्षण का मतलब होता है किसी का पढ़ाने का स्टाइल कुछ और है, किसी का कुछ और है। शिक्षण विधि, शिक्षण विधि का मतलब होता है टीचिंग एप्टीट्यूड, वो हर किसी का अपना अपना एक अलग अंदाज होता है। कई एक बालकों को देखा गया है कि बालिकों की रुचि में भी भिन्नता होती है। कुछ बालक जो है पढ़ते बड़ा मतलब प्रेम से पढ़ते हैं, और कुछ बालक तो मत पूछिए, पता ही है आपको। कक्षा के आकार में किसी का क्लासरूम बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, किसी का एसी भी लगा सकता है, कहीं पंखा भी गायब हो सकता है। पाठ्यक्रम का विविधीकरण, अब हमारे यहाँ देख लीजिए, हालांकि अब तो यह है कि चलिए एनसीईआरटी पे आधार हो गया, नहीं तो पहले क्या है कि ये बिहार बोर्ड है तो अलग, यूपी बोर्ड है तो अलग, दिल्ली बोर्ड है तो एनसीईआरटी। हालांकि अब सब लोगों ने एनसीईआरटी पर चलना शुरू कर दिया है। बालकों का गृह कार्य का वितरण में सब में विभिन्नता है, बालकों के रुचियों का विकास करने में, और लिंग भेद के अनुसार शिक्षा के स्वरूप निर्धारण करने के लिए। इसके बाद जो आपका है कि व्यक्तिगत भिन्नता का प्रमुख कारण क्या है? कहता है इसका कारण वंशानुक्रम हो सकता है, मतलब
जनरेशन। अब देखिए, ऐसा कहना ये कोई ज़रूरी नहीं है कि तेज माता पिता का बच्चा भी तेज होगा या मंद बुद्धि के माता पिता का भी बच्चा मंद बुद्धि रहेगा। वंशानुक्रम का भी विभिन्नता का कारण होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो जनरेशन जेनेटिक चलती है। वातावरण का बहुत बड़ा प्रभाव है। वातावरण, जातीय, प्रजाति व देश में आयु वृद्धि आदि व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित शिक्षण प्रविधि है। अब एक कहता है आपका प्रोजेक्ट प्रणाली और डाल्टन प्रणाली। प्रोजेक्ट प्रणाली के जन्मदाता कौन है, ये हमेशा पूछा जाता है, तो याद रखिएगा प्रोजेक्ट प्रणाली के जन्मदाता है किलपैट्रिक। ये सीटेट में भी हमेशा पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट प्रणाली के जन्मदाता कौन है, वह है किलपैट्रिक महोदय। इसके बाद है डाल्टन प्रणाली के जन्मदाता कौन है, मिस हेलेन पार्कहर्स्ट। मिस हेलेन पार्कहर्स्ट। किंडरगार्टन पता ही आपको, फ्रोबेल। किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कौन है, फ्रोबेल। किंडरगार्टन प्रणाली की शिक्षा दी जाती है खेल के द्वारा दी जाती है। जो किंडरगार्टन प्रणाली की शिक्षा दी जाती है वो किसके द्वारा दी जाती है, खेल में शिक्षा दी जाती है। इसके बाद है आपको क्या है, स्मृति। स्मृति क्या होता है, किसी भी बातों को याद करना। जैसे पूर्व में हमें कोई कुछ कहा था, अब वो बात हमें ध्यान नहीं रहा तो हम दिमाग पे जोर डालते हैं कि जैसे मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। स्मृति का मतलब ये होता है मेमोरी, याद। तो स्मृति के बारे में हम देखेंगे कि स्मृति में क्या होगा कि पूर्व समय में सीखी हुई बातों को याद रखना ही स्मृति है। मतलब पूर्व समय में सीखी गई बातों को याद रखना ही क्या है, स्मृति है। और एक कथन किसका है, वुडवर्थ का। किसका कथन है ये, वुडवर्थ का। स्मृति से तात्पर्य अतीत की घटनाओं की कल्पना करना और इस तथ्य को पहचान लेना कि वे अतीत अनुभव से है। ये कहना किसका है, मैकडूगल का। किसका, ये मैकडूगल का। उसके बाद है आपका कि संवेदीय स्मृति, जिसको कहते हैं सेंसरी मेमोरी। क्या होता है, कितने देर तक होता है, ये होता है ओनली 4 सेकंड तक का। अल्पकालीन स्मृति, जिसको कहा जाता है शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी कितनी अवधि का होता है, तो ये होता है ओनली 20 सेकंड का। कितना देर का होता है ये, 20 सेकंड का। इसके बाद हमारा क्या है कि स्मृति की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली कौन सी है, स्मृति की सबसे श्रेष्ठ प्रणाली कौन सी है, तो कहता है पहचानना। अब पहचानना का मतलब क्या हुआ, कोई चीज देखकर हम तुरंत पहचान गए कि अच्छा ये वही है, तो ये क्या हो गया, स्मृति हो गया जी। स्मृति पर सर्वप्रथम प्रयोग एबिंगहॉस ने किया था। स्मृति पर सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो एबिंगहॉस ने किया था। स्मृति के प्रकार क्या है, व्यक्तिगत स्मृति, अव्यक्तिगत स्मृति, तत्कालिक स्मृति, अस्थायी स्मृति, सक्रिय स्मृति, निष्क्रिय स्मृति और रटंत स्मृति, तार्किक स्मृति, सच्ची अथवा शुद्ध स्मृति, आदत स्मृति, मनोवैज्ञानिक स्मृति, शारीरिक स्मृति और इंद्रिय अनुभव स्मृति। ये थे स्मृति के प्रकार। इसको आप एक बार दो बार सुनिएगा, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आपको इस प्लेटफॉर्म पे हर सब्जेक्ट का मिलेगा। अब कहता है क्या है कि स्मृति के आधार अथवा अंग है। स्मृति के कितने अंग हैं, 4 अंग हैं, या हम कह सकते हैं 4 चरण है। पहला क्या है, सीखना यानी लर्निंग, धारण करना रिटेंशन, पुनः स्मरण करना रिकॉल, और उसके बाद है पहचान करना रिकॉग्नाइजेशन। कहता है कि स्मृति का अंग नहीं है। स्मृति का अंग क्या नहीं है, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं वो प्रीवियस ईयर में से लिया गया है और ये यूथ के बुक में से लिया गया है। तो स्मृति का अंग नहीं है, कौन सा नहीं है, तो चिंतन जो है स्मृति का अंग नहीं है। उसके बाद कहता है कि अच्छी स्मृति की विशेषता है, जो अच्छी स्मृति का क्या विशेषता होगी कि जल्दी सीख जाए, मतलब शीघ्र अधिगम। क्या हो जाएगा इसका, शीघ्र अधिगम, शीघ्र स्मरण, शीघ्र पहचान, अनावश्यक बातों की विस्मृति। अनावश्यक मतलब होता है फालतू बातों को भूल जाना। वास्तविक स्मृति में याद किया जाता है। क्या याद किया जाता है, तो इसमें क्रमबद्ध रूप से याद किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप। इसके बाद क्या कहता है आपको कि पुनः स्मृति में बाधा उत्पन्न करती है। क्या बाधा उत्पन्न करती है, भय, डर, चिंता, परेशानी, ये जो है इसमें
बाधा उत्पन्न करती है। सीखी हुई कोई भी क्रिया मस्तिष्क में जब अंकित हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? उसी को तो स्मृति चिन्ह कहते हैं कि सीखी हुई कोई भी क्रिया मस्तिष्क में जब अंकित हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? स्मृति चिन्ह। अच्छी स्मृति की सबसे प्रमुख विशेषता है, क्या है अच्छी स्मृति की प्रमुख विशेषता? शीघ्र याद हो जाना, मतलब जल्द से जल्द सीख जाना। इसके बाद क्या है आपको? स्मृति करने की विधियां। कौन कौन सी विधियां हैं? ये विधियां थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पहला है आपका संकलित अथवा संतराल विधि, मतलब है आपका मैस्ड और स्पेस्ड मेथड, मैस्ड और स्पेस्ड मेथड। इसके बाद है आपका पूर्ण और आंशिक विधि, होल और पार्ट मेथड, होल और पार्ट मेथड। इसके बाद है प्रगतिशील विधि जिसको हम कहते हैं प्रोग्रेसिव मेथड। सस्वर विधि, सस्वर विधि का मतलब क्या होता है? जिस आवाज में, जैसे हम लोग को बचपन में गाया जाता था क, ये होता है स्वस्वर, मतलब बोले गए बातों को फिर से दोहरा देना। उसके बाद है निरीक्षण विधि, मतलब देखना, निरीक्षण करना, ऑब्जर्वेशन मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड। आनुषंगिक तथा अभिप्रेरित विधि, इंडिसिंटियल एंड इंटेंशियल मेथड। ये हो गया आपका अनुसांगिक। क्या हो गया ये? अनुसांगिक। अच्छी स्मृति की विशेषताएं क्या क्या है? जल्दी से है क्विक लर्निंग, मतलब जल्दी सीख जाना, शीघ्र अधिगम कह सकते हैं इसको, या कह सकते हैं गुड रिटेंशन, अच्छी धारण शक्ति, मतलब अच्छे टाइम तक जल्दी कैप्चर कर लेना, सीख जाना। शीघ्र पुनः स्मृति यानी क्विक रिकॉल, जल्दी से पुनः स्मृति में आ जाना। क्विक एंड एक्यूरेट रिकॉग्नाइजेशन, शीघ्र और स्पष्ट पहचानना। व्यर्थ की बातों को भूलना, फॉरगेटिंग ऑफ मीनिंगलेस थिंग्स। इसके बाद है आपका उपयोगिता, मतलब यूटिलिटी। अब कहता है कि विस्मृति जो है, अब देखिए स्मृति का मतलब याद करना, विस्मृति का मतलब भूल जाना। तो कहता है कि विस्मृति जो है भूतकाल के किसी अनुभव को वर्तमान चेतना में लाने की असफलता को विस्मृति कहते हैं। विस्मृति भी दो प्रकार का होता है, एक होता है सक्रिय, सक्रिय का मतलब जो आपको याद हो जाए, और एक होता है निष्क्रिय विस्मृति, मतलब सक्रिय विस्मृति और निष्क्रिय विस्मृति। जब व्यक्ति किसी बात को भूलने का प्रयत्न करके उसे भुला देता है, भूलने का प्रयत्न करके उसे भुला देता है, उसको हम कहते हैं सक्रिय स्मृति। मतलब हम कोशिश करते हैं कि उसे भूल जाऊं और मैं भूल जाता हूं उसे, तो ये हो गया सक्रिय स्मृति। अब विस्मृति क्या होता है कि सीखी हुई वस्तु को धारण और पुनः स्मरण करने में असफल होना ही विस्मृति कहलाता है। क्या करा? सीखी हुई वस्तु को धारण और पुनः स्मरण, मतलब बार बार असफल हो जाते हैं कि हम उसे भूलना चाह रहे हैं मगर भूल नहीं पा रहे हैं। अब विस्मृति का कारण क्या है? एक तो पहला कारण है इसका मानसिक द्वंद्व। मानसिक द्वंद्व का मतलब होता है दिमागी परेशानियां। अनाभ्यास का सिद्धांत, मतलब आपको कोई भी काम अभ्यास नहीं है कि हमें कोई डेली का टाइम टेबल नहीं है, कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना है, कभी मन सो गए उठ गए, ये अनाभ्यास। अनाभ्यास का मतलब अभ्यास का विपरीत। मानसिक आघात, कभी कभी दिमाग से में चोट लगने से भी हो जाती है ऐसी प्रॉब्लम। आघात का मतलब होता है चोट लगना। दमन सिद्धांत, दमन का मतलब होता है कोई आपको परेशान करके रखा हो, एकदम जो है जीना दुर्भर कर दिया, तो ऐसी स्थिति में भी विस्मृति होती है। विस्मृति के कारण कहता है बाधा, दमन, अनाभ्यास, समय का प्रभाव, रुचि, ध्यान या इच्छा का अभाव। अब हमें इच्छा का अभाव है, हम पढ़ा रहे हैं, आपको मन नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्या होता है? इंटरेस्ट कम हो जाता है, तो फिर बातें आपको याद नहीं रहेगी। विषय का स्वरूप, विषय की मात्रा, सीखने में कमी, सीखने की दोषपूर्ण विधि। अब ये भी डिपेंड करता है कि आपको जो सिखाया तो सीखने में मजा आया कि नहीं आया, कमी जो है कहीं सिखाने में तो नहीं रह गई। उसके बाद मानसिक आघात बताइए आपको कि दिमागी चोट के कारण होता है, द्वंद्व परेशानी हो गया, या मानसिक रोग हो गया, या मादक वस्तुओं का उपयोग। मादक वस्तुओं का मतलब होता है नशीली चीज़ों। अब जैसे मान लिया जाए अभी एक बोतल मार के पढ़ाया जाए या सुना जाए
तो आपको क्या याद रहेगा? तो मादक वस्तुओं में क्या होती है, वो दिमाग पे आपका कंट्रोल खत्म कर देता है। अब उस समय में आप कहेंगे कि हमको याद नहीं आ रहा है कि उस टाइम क्या क्या हुआ, तो याद कहाँ से होगा? उस समय तो मादक पेय पदार्थ का दिमाग पर कब्जा हो जाता है। स्मरण न करने की इच्छा, याद करने का मूड नहीं है, जबरदस्ती कितना कोई कहेगा या किसी के डर से याद कैसे हो पाएगा? इस हालत में हमें क्या होती है? विस्मृति होती है। भूलना एक, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिन्होंने स्टेटमेंट है कौन सा का, इसको भी ध्यान रखना है आपको कि भूलना एक निष्क्रिय मानसिक क्रिया है जो समय बीतने के कारण होती है। ये कहा है एबिंगहॉस ने। उन्होंने कहा कि भूलना एक निष्क्रिय मानसिक प्रक्रिया है जो समय बीतने के कारण होती है। मतलब कोई बात बहुत ज़्यादा दिन हो गए, तो जैसे पढ़े, मतलब स्टडी कोई ले लीजिए, आपने पढ़ा सब कुछ है, आता आपको सब कुछ है, लेकिन क्या होता है, दिमाग से स्किप कर जाता है, लेकिन जब देखते हैं तो याद भी आ जाता है। विस्मृति में निरर्थक पदों का प्रयोग किया गया है। इन्होंने कहा एबिंगहॉस ने। सर्वप्रथम 1885 में विस्तृत वक्र फॉरगेटिंग कर्व का प्रस्तुत किया, ये भी किया एबिंगहॉस ने। विस्मृति एक सक्रिय मानसिक क्रिया है जो कि भूलने की प्रबल इच्छा के कारण होती है। सिगमंड फ्रायड ने। विस्मृति एक सक्रिय मानसिक क्रिया है जो कि भूलने की प्रबल इच्छा के कारण होती है, और ये होती है सिगमंड फ्रायड का कहना है जी। विस्मृति के प्रमुख सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। पहला है अनुप्रयोग का सिद्धांत। पहला क्या है? अनुप्रयोग का सिद्धांत। उसके बाद आपको हस्तक्षेप का सिद्धांत या व्यतिकरण का सिद्धांत, संकेताश्रित विस्मरण का सिद्धांत। अनुप्रयोग सिद्धांत के प्रतिपादक एबिंगहॉस ने किया 1885 में। हस्तक्षेप या व्यतिकरण के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं मैगाशा। कौन है ये? मैगाशा 1932 में। कब किया था? 1932 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम आपको बताएंगे जो परीक्षा की दृष्टि से ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, लेकिन ये आपके मानसिक इतना मजबूत कर देगा कि आप ऑप्शन को फटाक से एकदम चटका देंगे, पेपर की खोपड़ी में एकदम छेद कर देंगे। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि विस्मृति को कम करने के क्या उपाय हैं। अब देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको ऑप्शन सामने दिया रहेगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे सब्जेक्टिव के माध्यम से समझा रहा हूँ ताकि आपको बेहतर समझ में आ सके। क्वेश्चन है कि विस्मृति को कम करने के क्या उपाय है। कहता है कि पाठ की पुनरावृत्ति विस्मरण। देखिए पुनरावृत्ति का मतलब होता है पाठ का न दोहराना। अगर आप किसी चीज़ को नहीं दोहराओगे तो विस्मृति तो होगा। इसीलिए तो हमें भी कहा जाता है कि हम निरंतर अभ्यास से ही सफलता पाएंगे। अगर हम निरंतर नहीं करें, कंटिन्यूटी नहीं करें, जो हम पढ़ें उसको रिपीट ना करें, तो फिर भैया हम भी भूल जाते हैं। तो कहता है स्मृति का एक नकारात्मक और ऋणात्मक पक्ष है, एक निगेटिव भी है और ऋणात्मक पक्ष है। गेलडार्ड, क्या ये गेलडार्ड 1963 में विस्मरण को एक नकारात्मक धारणा माना है। इस प्रकार पाठ की पुनरावृत्ति द्वारा ही धारण को बढ़ाया जा सकता है और विस्मृति को कम किया जा सकता है। मतलब इसका सिर्फ एक ही उपाय है, पाठ को क्या कीजिएगा? रिवीजन को हिंदी में कहते हैं पुनरावृत्ति। किसी भी चीज की पुनरावृत्ति कीजिए, आप जो है कभी विस्मृति ना होगा। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि विस्मृति को कम करने का उपाय बताइए, तो बस एक ही उपाय इसका, रिवीजन, बोले तो पुनरावृत्ति। दूसरा क्वेश्चन कहता है सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता क्या कहलाती है। तो भैया ये विस्मृति कहलाती है। क्या कहलाती है? विस्मृति। देखिएगा, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता विस्मृति कहलाती है, और विस्मृति का तात्पर्य भूलना होता है। यानी स्मृति का मतलब आपको पहले ही बताया मैंने, याद करना, और इसका विपरीत है विस्मृति, मतलब भूलना, जिसमें कोई तथ्य याद नहीं हो पाता है। इस तथ्य को विस्मृति कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम? विस्मृति। वैसे भी आप शॉर्ट में याद रखिएगा, किसी भी चीज को भूलना विस्मृति कहलाता है। आगे आते हैं हम, कहता है कि स्मरण करने की कौन कौन सी विधियां हैं। आखिर जो हम स्मरण करेंगे इसकी पहली विधियां है मिश्रित विधि। कौन सी विधि है? मिश्रित विधि एवं विचार साहचर्य विधि, दोनों स्मरण करने की मुख्य विधियां हैं।
मिश्रित विधि और है विचार्य साहचर्य विधि। उसके बाद कहता है आपको कौन कौन सा कारक स्मृति से संबंधित है, कौन कौन सा ऐसा कारक है जो किससे संबंधित है, स्मृति से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, पहचान, धारण, पुनः स्मरण का सीधा संबंध स्मृति से है। यहाँ पुनः स्मरण है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ध्यान रखिएगा, पुनर्मरण नहीं है ये, पुनः स्मरण होगा ये। तो कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मृति सीखी हुई वस्तुओं का सीधा उपयोग है, उपयुक्त कथन किसका है? तो एक किसने कहा था, ये वुडवर्थ ने कहा था। किसने कहा था? वुडवर्थ ने। स्मृति सीखी हुई वस्तुओं का सीधा उपयोग है, स्मृति जो है सीखी हुई वस्तुओं का सीधा उपयोग है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। कह रहा है कि सीधी हुई बातों को स्मरण रखने या पुनः स्मरण की असफलता को क्या कहते हैं? अभी अभी आपने पढ़ा, विस्मृति कहते हैं सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की वृद्धि को हम विस्मृति कहते हैं। संघनन सिद्धांत किससे संबंधित है? एकदम स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन पे, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संघनन सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये संघनन सिद्धांत स्मृति से संबंधित है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं, यह है कल्पना। अब देखिए कल्पना क्या होता है, एक होता है जैसे मैं बैठा हूं, अब हम कल्पना करते हैं तो क्या वो चीज हमारे सामने होती है? नहीं होते हैं। हम आपके सामने हैं, ये दिखाई दे रहा है, ये प्रत्यक्ष है। क्या परमात्मा दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है ना, वो क्या है? अप्रत्यक्ष है। और जो चीज हमारे सपनों में आ रहा है, सिर्फ हम उसको सोच रहे हैं, वो है आपका परोक्ष है। तो कहता है कि परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन करना ही कल्पना है। जो वस्तुएं परोक्ष हो, करा परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन करना ही कल्पना है। ये कहे थे मैकडूगल साहब ने। किन्होंने कहा था? मैकडूगल ने। मनोविज्ञान में कल्पना शब्द का प्रयोग सब प्रकार की प्रतिमाओं के निर्माण को व्यक्त करने के लिए किया जा सकता है। ये डमविल का कहना है। किनका कहना है? ये डमविल का। देखिए कल्पना का एक बहुत ही सुंदर परिभाषा लेके आया हूं आपके लिए कि जब मनुष्य भूतकाल एवं भविष्य काल के बारे में वर्तमान समय में जो कुछ सोचता है वही कल्पना है। जैसे बीते हुए समय के बारे में हम लोग सोचे कि इतने दिनों से हमारे पास कोई वैकेंसी नहीं आ रही थी, हम लोग सोच रहे थे कि सीटेट जो है हम लोग पास कर लिए हैं, अब हम लोग सीधा बिहार में टीचर बनेंगे, ये हम लोग कल्पना कर रहे थे। बट ऐसा हुआ नहीं, अब हम लोग को सुपर टेट से गुजरना होगा। तो ये होता है कल्पना। मैकडूगल के अनुसार हालांकि टीचर तो ऐसे ही बनेंगे, बस मेहनत करते जाना है। दूरस्थ या परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन करना ही कल्पना है। दूरस्थ यानी जो वस्तु आपके पास में नहीं है, जैसे या परोक्ष, अभी मैंने आपको समझाया परोक्ष का मतलब जो चीज हमारे पास नहीं है, और उसके बारे में ही चिंतन करना क्या है? कल्पना है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब आपसे कहा जा रहा है कल्पना के प्रकार। कल्पना का वर्गीकरण विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने मतानुसार किया है। दो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं, एक है मैकडूगल और एक है ड्रेवर। दोनों ही महत्वपूर्ण है पेपर के लिए। वर्गीकरण क्रमशः नीचे की तालिका में दिया गया है। देखिए कितना बढ़िया से आपके लिए डिजाइन किया है मेहनत करके कि मैकडूगल का वर्गीकरण कल्पना। मैकडूगल ने दो भागों में बांटा, रिप्रोडक्टिव और प्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव पुनः उत्पादक मतलब पुनः रिवीज दोबारा, और उत्पादक का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं, उत्पादक कल्पना, प्रोडक्टिव कल्पना। उसके बाद क्या है, इस जो उत्पादक कल्पना है इसको दो भागों में बांटते हैं। एक कहलाता है रचनात्मक और दूसरा कहलाता है सृजनात्मक, कंस्ट्रक्टिव और आपका है क्रिएटिव। अब देखिए जो अभी हमने आपको समझाया पीछे की स्लाइड की ओर, इसी के बारे में हम आपको अब डिटेल से यहाँ चर्चा करेंगे। पहला है हमारा पुनरुत्पादक यानी रिप्रोडक्टिव। क्या होता है? कहता है कि इस कल्पना में स्मृति द्वारा गत अनुभवों की प्रतिमाओं का ज्यों का त्यों चेतना में लाने का प्रयत्न किया जाए। मतलब जैसा घटना हुआ था वही सोच करके, जैसे मतलब वही हमारे दिमाग में दोबारा
आया जाए। जैसे देखिए एग्जाम्पल से एकदम बेहतर समझ में आएगा आपको कि बालक जब किसी सुनी हुई पुरानी कहानी को यथासंभव कल्पना करके सहारे उसी रूप में अभिव्यक्त करने का प्रयत्न करता है तो उसे हम पुनरुत्पादक कल्पना कहते हैं। मान लिया जाए हमने कक्षा में क्लास में एक बालक को एक कहानी सुनाए, अब वो बालक उस कहानी को अपनी भाषा में उसी टाइप का मतलब अपनी भाषा में बोलने का प्रयास किया गया और यथासंभव वही होना चाहिए, ये नहीं कि वहाँ कहानी में दूसरा मोड़ लेके आ जाए, तो ये कहलाएगा आपको क्या, पुनरुत्पादक। अगला है आपका उत्पादक कल्पना मतलब प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव कल्पना क्या कहता है, इस प्रकार की कल्पना में गत अनुभवों और प्रतिमाओं को एक नवीन क्रम में या नवीनता के साथ प्रस्तुत किया जाता है। कह रहा है इस प्रकार की कल्पना में गत अनुभव मतलब पिछले अनुभव और प्रतिमाओं को एक नवीन क्रम में या नवीनता के साथ मतलब कुछ नया करके प्रवेश किया जाए, प्रस्तुत किया जाए, तो इस कल्पना को हम क्या कहेंगे, उत्पादक कल्पना कहेंगे। और इसके भी दो पार्ट आपने पीछे पढ़ा, एक रचनात्मक और दूसरा पढ़ा सृजनात्मक। रचनात्मक के बारे में हम लोग देखेंगे, चलिए वो आगे है। अभी हम लोग ड्रेवर साहब का वर्गीकरण देखेंगे कल्पना के बारे में। इन्होंने दो भागों में बांटा, रिप्रोडक्टिव और प्रोडक्टिव मतलब पुनरुत्पादक और उत्पादक कल्पना। और यहाँ भी इसको दो भागों में बांटा गया। इन्होंने बांटा इसका दो भाग में क्या, एक सृजनात्मक क्रिएटिव और एक बांटा अदनात्मक यानी ग्रहणात्मक। क्या हो गया, एक ग्रहणात्मक। सृजनात्मक को इन्होंने भी दो भागों में बांटा, एक कार्य साधक और दूसरा रसात्मक। इसके बाद ये जो कार्य साधक है इसको भी आपको दो भागों में बांटा गया, एक विचारात्मक या जिसको हम लोग सैद्धांतिक कहते हैं, व्यवहारिक, और ये जो रसात्मक था इसका दो भाग हो गया, कलात्मक और मन तरंगी कल्पना। अब हम एक एक करके इसके बारे में डिटेल से करेंगे कि आखिर अदनात्मक यानी रिसेप्टिव क्या है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार की कल्पना को अनुकरणात्मक, अच्छा अनुकरणात्मक मतलब क्या होता है, उस रास्ते पे चलना, अनुकर्मात्मक कल्पना भी कहते हैं। इस कल्पना के द्वारा व्यक्ति किसी ऐसी वस्तुओं को समझने का प्रयत्न करता है जिसे उसने प्रत्यक्ष रूप से कभी नहीं देखा या जाना है। यानी इसके द्वारा व्यक्ति ऐसी चीजों को देखता है जो उसने पहले न कभी देखा है और न पहले कभी किया है। इससे व्यक्ति दूसरों को कहने या बताने में उस विषय की कल्पना करने लगता है। शिक्षा में इस प्रकार की कल्पना का उपयोग होता है। इसमें कल्पना की सामग्री बाहर से ग्रहण की जाती है। जब शिक्षक इतिहास, भूगोल आदि विषयों के बारे में पढ़ाते हैं तो मानचित्र आदि दिखाकर समझाते हैं। यानी आपको चित्र बनाकर माध्यम से समझाया जाता है कि ये देखिए ऊपर यहाँ पे जम्मू कश्मीर हो गया, उससे नीचे इधर ये हो गया, ये आपको क्या कहा जाता है, चित्र बनाकर दिखाया जाता है। तब बालक की कल्पना जो है ग्रहणात्मक होती है और इस प्रकार की कहानी और उपन्यास आदि में विचार दूसरे के होते हैं और हम उसी आधार पर नई बातों की कल्पना कर लेते हैं। मतलब हम उसी के आधार पर, उसी की बेस पर हम नई बातों का कल्पना कर लेते हैं। यह निम्न कोटि की कल्पना होती है। ध्यान रखिएगा, जो अदनात्मक यानी जो रिसेप्टिव होता है वो निम्न कोटि की कल्पना होती है। अब बात करेंगे सर सृजनात्मक कल्पना क्या होता है। कहता है यह उच्च स्तर की कल्पना है। इसमें अतीत के अनुभवों के आधार पर व्यक्ति मन में एक काल्पनिक परिस्थिति बनाता है और पूर्व प्राप्त सामग्री की प्रतिमा को नवीन क्रम में व्यवस्थित करता है और यह भविष्योन्मुख होती है। और इसके भी दो प्रकार हैं, आपने पीछे देखा, एक कार्य साधात्मक और एक होता है रसात्मक कल्पना। अब बात आती है कि सरकारी साधक कल्पना क्या होती है। जैसे आज रेल, तार, टेलीफोन, वायुयान, आकाशवाणी, दूरदर्शन यंत्र आदि कार्य साधक कल्पना का ही परिणाम है। कार्य साधक का मतलब जिससे आप अपने कार्यों को और मतलब पूरा कर लेते हैं। इस प्रकार की कल्पना का विचार अन्वेषक और वैज्ञानिक होती है। अब बात आती है कि रसात्मक क्या होता है। तो रसात्मक या सौंदर्यात्मक कल्पना, यह कल्पना सौंदर्य लिप्सा या भावनाओं को संतुष्ट करती है। यह कल्पना सौंदर्य की सृष्टि और प्रशंसा में लीन रहती है। इसमें मस्तिष्क कल्पना के लिए स्वतंत्र रहता है। इसमें किसी प्रकार का बाहरी नियंत्रण नहीं होता है। रसात्मक कल्पना भी दो भाग हैं, एक होता है कलात्मक कल्पना और एक होता है मन तरंगी कल्पना।
कलात्मक कल्पना क्या कहलाता है? कलात्मक कल्पना इसके द्वारा कला संबंधी कार्यों का सृजन होता है। यह मानव के लिए लाभप्रद होता है। नाटक, कहानी, उपन्यास और चित्र आदि में यही कल्पना पाई जाती है। इसमें कवि, लेखक एवं चित्रकार को अपने चिंतन पर नियंत्रण करना पड़ता है और उसे स्वाभाविक और संबंधता आदि नियमों को ध्यान में रखकर रचना करनी पड़ती है। वह सत्यम शिवम सुंदरम के आदर्शों का निर्माण करते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम। नेक्स्ट स्लाइड कहता है मन तरंगी कल्पना। कहता है कि इस प्रकार की कल्पना में किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता है। यह कल्पना न व्यक्ति के लिए उपयोगी होता है और न ही समाज के लिए। इसमें मन कल्पना के पंख लगाकर उड़ने लगते हैं। इस प्रकार की कल्पना को हवाई किले बनाना, ख्याली पुलाव पकाने आदि के नाम दिया जाता है। मन तरंगी का मतलब जहां मन लेके चला जाए। अब बात आती है कल्पना और शिक्षा। कहता है कि बालक की शिक्षा में कल्पना का महत्वपूर्ण स्थान है। बालक की शिक्षा में कल्पना का महत्वपूर्ण स्थान है। कल्पना के विकास में निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। पहला है ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना। ज्ञानेंद्रियां आपको पता है, उनको क्या करना है? प्रशिक्षित करना। भाषा विकास पर ध्यान देना। काल्पनिक खेल एवं क्रियाओं के लिए अवसेदन, कहानी सुनाना, रचनात्मक प्रवृत्तियों का विकास करना और अभिनय करना। अभिनय मतलब एक्टिंग करना। कहता है कि शिक्षा में आखिर कल्पना की क्या उपयोगिता है? कि शैक्षिक दृष्टि से कल्पना का महत्व एवं उपयोगिता निम्नलिखित है। क्या क्या उपयोग है देखिएगा। पहला कहता है ज्ञान अर्जन में सहायक। ये ज्ञान को सीखने में बहुत ही मदद मिलेगा। नवीन आविष्कारों में उपयोगी। अगर आपको कुछ नया करना तो उसमें बहुत ही उपयोगी होगा। इच्छाओं की संतुष्टि का साधन। इच्छा ही तो बड़ी चीज है, तो इसमें इच्छाओं की संतुष्टि के मार्ग मिलेगा आपको। समायोजन में सहायक। सौंदर्य बोध का विकास, भावी जीवन की तैयारी में सहायक। स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयोगिता। अब इसके कहते हैं कि इंजीनियर किसी पुल निर्माण करने की कल्पना पहले से करता है और एक रूपरेखा तैयार करता है, मतलब डायग्राम, चित्र तैयार करता है और उसकी कल्पना किस प्रकार करता है? इस कहलाता है भैया रचनात्मक। देखिए, जब भी कोई भी चीज कंस्ट्रक्शन करने का होगा, कुछ बनाने की बात आएगी, तो वहां आंख बंद करके आप रचनात्मक कल्पना लगा दीजिएगा। 110% सही होगा। वैज्ञानिक न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण शक्ति का सिद्धांत क्या है भाई? जिस कल्पना पर आधारित है। अब देखिए, कोई भी थ्योरी हो, कोई भी वैज्ञानिक हो, कह रहा वैज्ञानिक न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण शक्ति का सिद्धांत, ये क्या है? एक सिद्धांत है, थ्योरी है, तो ये कहलाएगा सैद्धांतिक कल्पना। दोनों बातें याद रखिएगा। जहां पे अगर हम उनकी बातों को समझेंगे, थ्योरी होगी मतलब किसी वैज्ञानिक का कथन होगा, चाहे वो न्यूटन का किसी का नियम हो, तो उसमें आपको सैद्धांतिक कल्पना लगाना है और जहां आप निर्माण करेंगे वहां पे आपको रचनात्मक कल्पना करना है। अब कहता है कि शिक्षा में कल्पना की उपयोगिता। कवि कविता की रचना किस कल्पना के आधार पर करता है? कोई भी कवि होगा वो क्या करता है कि कविता की रचना किस कल्पना के आधार पर करता है? वो सृजनात्मक कविता, सृजनात्मक कल्पना का निर्माण करता है। आप देखते हैं कि कवि जो है अपने कल्पना में, अपने मन में डूबकर क्या क्या निकाल लेते हैं, ऐसे ऐसे वर्ड का निर्माण कर लेते हैं। तो ये जितने भी होगा, ये क्या होगा? ये होगा सृजनात्मक कल्पना। शिक्षक किस कल्पना के आधार पर शिक्षा प्रदान करता है? तो ये करता है पुनरुत्पादनात्मक कल्पना। उत्पादनात्मक कल्पना। दिवस स्वप्न में कल्पना करना कि मुझे लॉटरी में 1 लाख रुपए मिल गए हैं, किस प्रकार की कल्पना है? ये ख्याली पुलाव है। अभी मैंने आपको कहा जिससे ना आपका शिक्षा में बच्चों का भला होगा और न ही समाज का होगा। ये मन तरंगी का हो गया। कुछ भी कल्पना कर लेना कि आज हमारा 10 लाख का लॉटरी लग गया, तो ये आपको बताने का जरूरत नहीं है, आपको ध्यान होगा, ये होगा मन तरंगी कल्पना।
सृजनात्मक कल्पनाएं कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं, अभी अभी आपने पढ़ा, कार्य साधात्मक कल्पना और दूसरा रसात्मक कल्पना। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आ गया, रुचि और ध्यान। आखिर रुचि क्या है और ध्यान क्या है? कहता है कि ध्यान और रुचि का संबंध बताइए। ध्यान और रुचि का क्या संबंध है? आखिर ध्यान क्या होता है और इंटरेस्ट यानी रुचि क्या होता है? क्या ध्यान को केंद्रित करने के लिए रुचि आवश्यक है। अगर आपको ध्यान केंद्रित करना है तो उसके लिए आपका इंटरेस्ट का होना बहुत ही जरूरी है। व्यक्ति उन्हीं वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करता है जिसमें उसकी रुचि होती है। वह ध्यान वहीं लगेगा जहां पे उसका क्या होगा? इंटरेस्ट होगा। जिन वस्तुओं के प्रति व्यक्ति की रुचि नहीं होती है उनकी ओर वह ध्यान नहीं देता है। समझ में आ गया होगा? अब कह रहा है कि आखिर ध्यान से आप क्या समझते हैं? ध्यान क्या होता है? चलिए तो बता दिए कि रुचि और ध्यान में क्या अंतर हो गया जी। तो ध्यान वहीं लगेगा जहां पे आपको रुचि होगा। अब ये बताइए कि ध्यान क्या होता है? तो कह रहा है कि ध्यान मन की वह क्रिया है जिसमें मनुष्य अपने मन को अधिक पदार्थों से हटाकर एक ही पदार्थों पर केंद्रित करता है। ध्यान मन की वह क्रिया है जिसमें मनुष्य अपने मन को अधिक पदार्थों से हटाकर एक ही पदार्थों पर केंद्रित करता है। अब आपको कह रहा है क्या कि ध्यान के प्रकार लिखिए। ध्यान के मुख्यतः 2 प्रकार हैं बच्चों, सॉरी, ऐच्छिक ध्यान, अनैच्छिक ध्यान। ऐच्छिक ध्यान क्या हो गया? ऐच्छिक ध्यान और अनैच्छिक ध्यान, एक काम का ध्यान और एक बिना काम का ध्यान। करा रुचि के 2 प्रकार बताइए। तो रुचि 2 प्रकार के होते हैं, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। एक होती है जन्मजात रुचि और एक होती है अर्जित रुचि। जन्मजात इंटरेस्ट और अर्जित का मतलब होता है जो हम सीखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है आपका। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करेंगे कि हमारे द्वारा आपका एक प्रयास बहुत ही अच्छा लगा होगा। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर है लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपसे यही करूंगा, अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक लोगों को शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते, जय हिंद।